सामान से लदी फदी मैं घर पहुंची तो बरामदे में ही मैंने मम्मी को इंतज़ार करते पाया। अरे मम्मी, आप कब आई? ना फ़ोन ना कोई खबर। मैंने मम्मी के पैर छूते ही उनसे पूछा। अचानक ही प्रोग्राम बन गया। कहते हुए मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। रामू रामू, ज़रा चाय बनाना। मैंने नौकर को आवाज़ देकर चाय बनाने को कहा। तुम्हारे नौकर तो बहुत ट्रेंड है, मेरे आते ही चाय पानी सब बड़ी स्मार्टली करा दिया। मम्मी बोली। बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना मम्मी के व्यक्तित्व की खासियत है। डाई किए कटे बाल, कानों में नगों वाले हीरे के टॉप्स, गले में सोने की मोटी चैन में चमकता पेंडेंट, अच्छे मेकअप से सवरी उनकी सुगठित काया सामने वाले पर अच्छा असर डालती है। मैंने प्रशंसा से मम्मी की ओर देखा। बादामी रंग पर हल्के सतरंगी फूलों वाली साड़ी उनके गोरे तन पर फव रही थी। ड्राइवर सामान मेज पर रखकर चला गया था। मम्मी, मैं बाजार से ये सामान लाई हूँ, आप जब तक देखिए, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आती हूँ। कहती हुई मैं बाथरूम में चली गई। हाँ हाँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मम्मी ने कहा। मैं हाथ मुँह धोकर आई तो मैंने देखा मेरे आने तक रामू मम्मी के सामने चाय के साथ साथ पकौड़ी की प्लेट भी लगा चुका था। मुझे देखते ही मम्मी बोली, गरिमा, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये इतने सारे छोटे छोटे बाबा सूट किसके लिए लाई हो? मम्मी पूछ तो मुझसे रही थी, पर उनकी नज़र हाथ में पकड़ी सोने की पतली चैन का निरीक्षण कर रही थी। इतने सारे कहाँ मम्मी, सिर्फ 5 सेट कपड़े भैरवी को बेटा हुआ है ना, उसी के लिए लाई हूँ, मैंने बताया। अरे हाँ, याद आया, मैसेज तो आया था, मैंने भी बधाई का टेलीग्राम भेज दिया था। मम्मी बोली। अच्छा किया मम्मी, भैरवी को अच्छा लगा होगा। मैं भैरवी के घर जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। परसों इतवार है, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है। आज रात में ललितपुर से आदर्श यहाँ आ जाएंगे, कल सुबह यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। अब उत्साह से मैं बोलती ही जा रही थी, चलो अच्छा है, आदर्श से भी मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी कल मॉर्निंग में ही वापस निकलना है। मम्मी बोली। अरे ऐसी क्या जल्दी है, हम लोग अपना प्रोग्राम थोड़ा बदल लेंगे। भैरवी के घर पहुँचने में सिर्फ 4 घंटे ही तो लगते हैं, और फिर अपनी गाड़ी से जाना है, जब चाहे निकल लेंगे। इतने दिनों बाद तो आप आई हैं। पकौड़ी खाते हुए मैं बोली। नहीं भाई, मेरा प्रोग्राम तो एकदम डेफिनेट है। ठीक 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठंडे ठंडे में कानपुर पहुँच जाएंगे। मम्मी ने कहा। हम लोग यानी आपके साथ और भी कोई आया है? मैंने चौंकते हुए पूछा। हमारी महिला समिति को मेरठ में एक इंक्वायरी करनी थी। तुम यहाँ पोस्टेड हो, और मेरी सहेली सुलभा देशमुख की बेटी भी यहीं झांसी में मैरिड है। 2 मेंबर्स की टीम आनी थी, अच्छा चांस था, बस हम दोनों ने वॉलंटियर कर दिया। रास्ते में इंक्वायरी का काम निपटाया। आज का दिन और एक रात अपनी अपनी बेटियों के साथ बिताएंगे, और कल इवनिंग में 5 बजे समिति की मीटिंग में अपनी जांच रिपोर्ट दे देंगे। अब समिति की गाड़ी तो आनी ही थी, सो बिना खर्चे के बच्चों से मिलना हो गया। कहती हुई मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाय का स्वाद अचानक मेरे मुंह में कसैला हो गया। जाने क्यों मम्मी का यह व्यवहारिक रूप मुझे कभी रास नहीं आया था। मैं मम्मी से मतलब निकालने की कला नहीं सीख सकी थी। केवल यही क्यों, मैं तो मम्मी से कुछ भी नहीं पा सकी थी। गोरी रंगत और तीखे नैन नक्श के साथ लंबी कदकाठी और गठीले शरीर की स्वामिनी की कोख से मैं सांवली रंगत, साधारण नाक नक्श और सामान्य कदकाठी की संतान पैदा हुई थी। मैंने अपने पिता की छवि पाई थी, केवल रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव में भी मुझे पिता का ही मिला था। बचपन से ही मैं डरपोक, शांति प्रिय, एकांत प्रेमी और पढ़ाकू थी। एकांत प्रेमी और पढ़ाकू होना शायद मेरी मजबूरी थी। गुजरा हुआ अतीत मुझ पर हावी होता जा रहा था। रूप गर्वित मम्मी का मन साधारण व्यक्तित्व वाले पति को कभी स्वीकार नहीं कर सका। पति को छोड़ पाना मम्मी के वश में भी नहीं था। आर्थिक मजबूरियां थीं, परंतु मुझ जैसी कुरूप संतान उन पर बोझ थी। लेकिन मजबूरी यहाँ भी दामन थामे खड़ी थी। अपनी ही संतान को कहाँ फेंके? सामाजिक बंधन थे, लिहाजा उन्हें मेरी परवरिश का अनचाहा बोझ उठाना पड़ा। इस जिम्मेदारी को अंजाम भी दिया, परंतु वात्सल्य की मिठास से मेरी झोली खाली ही रह गई। उसी शाख पर खिले दूसरे 2 सुंदर फूल मम्मी की प्रतीक्षाया थे। मम्मी का सारा प्यार उन्हीं पर निछावर हो गया। मेरे प्रशासनिक सेवा में चैन की खुशी मम्मी की आंखों में चमकी थी। घर की उपेक्षित लड़की अचानक मम्मी की नज़र में महत्वपूर्ण हो गई थी। मुझे मम्मी में यह बदलाव अच्छा लगा था।
किंतु यहाँ भी छोटी बेटी के प्रति मम्मी का प्रेम उन पर हावी हो गया था और उन्हें यह अफसोस होने लगा था, यदि ग्लोरी की शादी अब होती तो उसे भी प्रशासनिक अधिकारी पति मिल जाता। बचपन में मम्मी की सहेलियाँ जब भी घर आती, मम्मी मुझे हमेशा रसोई में घुसा देती। नाश्ता पानी बनाने की सारी मेहनत मैं करती, किंतु ट्रे में सजाकर ले जाने का काम हमेशा मेरी अनुजा ग्लोरी का ही होता। उम्र के साथ साथ मैंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया और खुद भी लोगों के सामने जाने से कतराने लगी। धीरे धीरे मैं एकांत प्रिय होती चली गई। अपने अकेलेपन को भरने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगी, जिससे मैं पूरी तरह पढ़ाकू ही बन गई। ग्लोरी मेरी अनुजा का यह नाम भी मम्मी का रखा हुआ था, जो मम्मी का अंग्रेजी प्रेम दर्शाता है। अपनी इसी खिचड़ी भाषा, शिष्ट श्रृंगार और सामाजिक संगठनों से जुड़कर मम्मी खुद को उच्च वर्ग का दर्शाती हैं। ग्लोरी मेरी सगी बहन है, किंतु वो मम्मी की कार्बन कॉपी है। अधिकार से अपनी बात मनवाना और हर जगह छा जाना उसकी फितरत में है। गरिमा गरिमा मम्मी की आवाज़ से मैं वापस वर्तमान में आ गई। अरे क्या सोचने लगी थी? बैठे बैठे सपनों में खो जाने की तेरी आदत अभी गई नहीं। इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मी ने कहा। ये क्या पूछ रही थी मम्मी? मैंने सवाल के जवाब में खुद ही सवाल कर डाला। ये गुलाबी साड़ी कितने रुपए की है? मैं ग्लोरी के घर जाने वाली सोच रही हूँ। ये गुलाबी साड़ी ग्लोरी पर अच्छी लगेगी, उसे दे दूँ। वाणी में मिठास घोलती हुई मम्मी बोली। ग्लोरी पर तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। ये साड़ी तो मैं भैरवी के लिए लाई हूँ। अपने लिए लाई होती तो मैं ज़रूर दे देती। मैंने कहा, क्या ये सब मतलब ये सारा सामान तुम भैरवी को देने के लिए लाई हो? मम्मी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। मम्मी, भैरवी की पहली संतान को आशीर्वाद देने जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा, अरे तू होश में तो है? इतने सारे कपड़े, 5 साड़ियाँ, रजाई, गद्दा, चादर, खिलौने, क्या तूने उसका पूरा ठेका ले रखा है? और जरा सा बच्चा सोने की चैन का क्या करेगा? पहली नज़रों से मम्मी मुझे देख रही थी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? भैरवी की ये पहली संतान है। मैंने कहा, कैसा क्या? तेरे भले की बात कर रही हूँ। पहला बच्चा है तो क्या कोई अपना घर उजाड़ कर सामान देता है क्या? मम्मी ने कहा, छोड़िए मम्मी, जो आ गया सो आ गया, कहकर मैंने इस अप्रिय प्रसंग को खत्म करना चाहा। छोड़िए कैसे? तुम फिजूल खर्ची छोड़ो और ऐसा करो, बहुत मन है तो बच्चे के कपड़े के साथ एक साड़ी और मिठाई दे दो, बाकी सब वापस कर दो, हो जाएगा सब। कहते हुए मम्मी ने आतन अपना हुक्म सुना दिया। मम्मी, ग्लोरी के पहली बेटी होने पर लगभग इतना ही सामान भिजवाया था आपने। तब मैं टेंशन में थी, पैसों की भी तंगी थी, परंतु उस समय आपको ये सब फिजूल खर्ची नहीं लगी थी। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। ग्लोरी तेरी सगी बहन है, उसे दिया तो क्या सभी को बांटती फिरेगी? मम्मी बोली। भैरवी कोई गैर नहीं, मेरी सगी ननद है। जैसी ग्लोरी वैसी भैरवी। मैंने कहा, बहन और ननद में कोई फ़र्क नहीं है क्या? मम्मी भी गुस्से में आ गई। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। एक को मेरी माँ ने जन्म दिया है तो दूसरी को मेरी सासू माँ ने। एक ही प्यार का नाता है। मैं बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, कोई फ़र्क नहीं दिखता। मम्मी खींच उठी थी। वैसे फ़र्क तो है मम्मी। कुछ सोचती हुई मैं बोल पड़ी, चलो तुम्हारी समझ में तो आया। मम्मी खुश हो गई। भावना परवरिश में फ़र्क है। अभी मैंने अपनी बात स्पष्ट करना शुरू ही किया था कि रामू अदब से सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैडम खाना लग गया है। ठीक है, चलिए मम्मी खाना खाते हैं। आप तो सुबह की निकली होंगी। मैं उठते ही हुए बोली। इस अप्रिय संवाद के खत्म होने में से मैंने चैन की सांस ली। हाँ, सुबह 6 बजे ही हम लोग कानपुर से चल दिए थे। सीधे मौट पहुँचे, 2 घंटे वहाँ लगे। 11 बजे मौट से चलना शुरू किया और सीधे झांसी। कहते हुए मम्मी भी उठ खड़ी हुई। खाना खाकर हम दोनों पलंग पर लेट गए। घर परिवार का हालचाल बताते बताते मम्मी अचानक बोल पड़ी, अरे गरिमा, जो सामान वापस करना है अपने ड्राइवर को बोल दो, वापस कर आएगा। नहीं तो तुम लोग 3 दिन के लिए चले जाओगे। इस दौरान शॉपकीपर का सामान क्या पता बिक ही जाए। जब लेना ही नहीं तो बेचारे का नुकसान क्यों कराया जाए? कौन सा सामान? कुछ समझ नहीं सकी, लिहाजा बोल पड़ी, अरे वही जो तुम भैरवी के लिए उठा लाई थी। मम्मी ने कहा, मम्मी क्यों वही बात फिर से शुरू कर रही हो? मेरे लहजे में शिकायत थी। मतलब तुम सामान वापस नहीं कर रही हो?
मम्मी अविश्वास से मेरी तरफ देख रही। नहीं मम्मी, आप भला नहीं कर रही हो, आप हमें स्वार्थी बनाने का प्रयास कर रही हो। मैं स्पष्ट शब्दों में बोली। गरिमा गुस्से से मम्मी की आवाज़ कांप गई। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, मम्मी मुझे मालूम है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है। इस विषय में मैंने हमेशा टालना चाहा। जब तक बात मेरे तक थी मैंने कोई विरोध नहीं किया। आपने अपने आप में सिमटती चली गई, लेकिन आपकी दखल का असर अब हमारी गृहस्थी पर भी होने लगा है। ग्लोरी का बिखरता दाम्पत्य आपकी ही ऐसी सीखों का नतीजा है। अभी भी समय है मम्मी, खुद को रोक लीजिए। आपने तो समाज सुधार का बीड़ा उठा रखा है, फिर कहना क्या चाहती हूँ? मेरी फूल जैसी ग्लोरी को वे लोग सुखी नहीं रख रहे हैं और उसके लिए दोषी मैं हूँ। मैं तुम लोगों को स्वार्थी बना रही हूँ। मैं तुम लोगों का भला नहीं चाहती। अपनी बेटियों का घर क्यों? मेरी बात बीच में काटती हुई मम्मी मेरा हाथ झटक कर बैठ गई और गुस्से से बोली, तुम और तेरे साथ मैंने क्या किया जो तू चली गई? पढ़ा लिखा कर प्रशासनिक अधिकारी बना दिया, यही ना? आज एसडीओ बनी, सब पर रौब झाड़ती घूम रही है। हमेशा की डरी सहमी रहने वाली लड़की आज माँ से ही जवाब सवाल कर रही है। मम्मी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। मम्मी प्लीज़ शांत होकर मेरी बात सुनिए, मैंने नरम पड़ते हुए कहा। अच्छा, अभी भी सुनने को कुछ रह गया है क्या? मम्मी झल्लाई। प्लीज़ मम्मी, मुझे मालूम है आप हमारा बुरा नहीं चाहती। अपनी लाडली ग्लोरी का बुरा तो आप सोच भी नहीं सकते, किंतु अनजाने में ही आप भले के चक्कर में ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपकी संतान का बुरा कर बैठता है। मेरे और ग्लोरी के सुखी भविष्य के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। शायद मेरी बात मम्मी को कुछ समझ आ रही थी, या फिर ग्लोरी की बिखरती गृहस्थी को संवारने की इच्छा से मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन नज़रों में क्या था। क्या कहना चाहती हूँ बोलो? मम्मी के सपाट शब्दों में कोई भाव नहीं था। मैं दुविधा में थी। मम्मी अपलक मेरी ओर देख रही थी। थोड़ी देर हमारे बीच खामोशी पसरी रही। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा मम्मी। हाँ बोलो। मम्मी की तटस्थता बरकरार थी। मम्मी, अभी आपने मुझे बहन और ननद में फ़र्क करने की सलाह दी थी, जिसे मैंने मानने से मना कर दिया, क्योंकि निश्चल और निस्वार्थ प्यार क्या होता है मैंने अपनी शादी के बाद ही जाना है। पति का प्यार ही नहीं, माँ का प्यार, बहन का प्यार। मैं कहती चली गई। अरे हम प्यार नहीं करते क्या? मम्मी की तटस्थता टूटी। उनके स्वर में आश्चर्य था। जरूर करती हैं, लेकिन ग्लोरी और भैया से कम। मैं बचपन से ही काली मोटी रही हूँ, मैंने कहा। गरिमा, रंग रूप तो भगवान का दिया है, मम्मी बोली। हाँ, लेकिन आप तीनों के व्यवहार से मेरी कुरूपता मुझ पर हावी होती गई। नतीजतन मैं हीन भावना से गिरती गई। किसी से बात करने का आत्मविश्वास मुझ में नहीं रहा। मैंने मम्मी से अपने मन की हकीकत बयान की। अरे कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मम्मी बोली। लेकिन अतीत की कसैली यादें मुझ पर हावी थी। मैं अपनी ही रौ में बोलती जा रही थी। मम्मी, याद है मैं जब हाई स्कूल में थी, स्कूल में हमारी फेयरवेल पार्टी थी। मैं बहुत उत्साहित थी। आपकी एक साड़ी मैंने उस खास मौके पर पहनने के लिए कई दिन पहले से अलग निकाल रखी थी। उस दिन जब मैंने उसे पहनने के लिए निकाला तो ग्लोरी ने टोका, दीदी तुम दूसरी साड़ी पहन लो, ये साड़ी मैं परसों पिकनिक में पहनकर जाऊंगी। नहीं, आज तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। इतने दिनों से मैंने इसे तैयार करके रखा है। तुम्हें पहनना है तो तुम भी पहन लेना, मैं इसे गंदा नहीं करूँगी। मैंने भी जिद की थी, दीदी तुम जो कुछ भी पहनती हो कोई भी रंग तुम्हारे ऊपर खिलता तो है नहीं, बेकार की जिद मत करो। कहते हुए ग्लोरी ने साड़ी मेरे हाथ से ले ली थी। मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मम्मी, आपके सामने ग्लोरी मुझे इस तरह अप्रिय शब्दों में अपमानित करके चली गई और आप कुछ नहीं बोली थी। अरे तुम इतनी छोटी थी, छोटी सी बात अब तक दिल में लगाए बैठी हो। गरिमा, मम्मी अचंभित सी मुझे देख रही थी। यह आपके लिए छोटी घटना होगी मम्मी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ग्लोरी और भैया की बराबरी नहीं की। मैं सबसे कटती चली गई।
अपने रंग रूप के कारण जो आत्मविश्वास मैंने खो दिया था वो मुझे वापस मिला अपनी शादी के बाद। आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान मुझे आदर्श मिले, जो सिर्फ नाम के ही नहीं विचारों के भी आदर्श हैं। आदर्श को जीवन साथी के रूप की नहीं, गुणों की तलाश थी और हम परिणय सूत्र में बंध रहे। ससुराल आते हुए मैं बहुत आशंकित थी, किंतु मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। ससुराल में सबने मेरा खुले मन से स्वागत किया। मेरा ससुराल सचमुच घर था, जहाँ सबको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल था। मेरी छोटी छोटी बातों की तारीफ होती थी। मैं किसी को रुमाल भी लाकर दे देती तो वे लोग एकदम खिल जाते। वे कहीं भी जाते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाते। तब मुझे अपने भाई बहन याद आते, जो सिर्फ अधिकार से लेना जानते हैं। गरिमा, वे तुमसे छोटे हैं, मम्मी ने उनका पक्ष लेते हुए कहा। मम्मी, आपने हमेशा उनका पक्ष लिया है, इसलिए वे ज़िद्दी हो गए हैं। माँ होने का अर्थ हमेशा बच्चों की कमी पर पर्दा डालना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना होता है। वे यदि छोटे हैं तो भैरवी भी तो छोटी ही है, लेकिन उसने मुझे सही अर्थों में छोटी बहन का प्यार दिया। प्यार शब्द का अर्थ मैंने इस परिवार में आकर जाना है। प्यार में कोई लेन देन नहीं होता, बस प्यार होता है। बिना मेरी कमियों की तरफ इशारा करे भैरवी ने मेरे बालों की स्टाइल, मेरा पहनावा सब बदलवा दिया। मैं इस नई स्टाइल में काफ़ी स्मार्ट लगने लगी, जिससे मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला। मैं भैरवी की आभारी हूँ। उसके लिए कुछ भी करने का मेरा मन करता है। जितना सामान मैं भैरवी को दे रही हूँ, इससे कहीं ज़्यादा कि वो बेटे के होने पर लाई थी। और ग्लोरी के लिए मैंने क्या नहीं किया। वो क्या लाई थी, आपसे ये भी छुपा नहीं है, मैंने शिकायती अंदाज में कहा। गरिमा, मम्मी बोली। नहीं मम्मी, मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं चाहती कि ग्लोरी मुझे कुछ दे, लेकिन ग्लोरी को देना सिखाइए। उसकी सुखी गृहस्थी के लिए ये जरूरी है। मैंने कहा, मुझे आज पता चला तुम अपने दिल में अंदर ही अंदर इतना कुछ छुपाए हुए थी। आज अचानक तुम्हारी दर्द की परतें खुलने लगीं तो मैं। मम्मी बोली। मम्मी की बातचीत बीच में काटते हुए मैं बोली, मेरा छोड़िए मम्मी। जो अकेला बीता वो मेरा बचपन था और वो बीत चुका है। मेरा वर्तमान खुशियों से भरा है। मेरा दाम्पत्य बहुत सुखी है और आज आपको अपनी गृहस्थी में दखल देने से पहले ही रोककर मैंने बिखराव की पहली आहट पर ही विवेक का पहरा बिठा दिया है। ग्लोरी यही नहीं कर सकी है। मैंने कहा, मतलब? गरिमा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मैं ग्लोरी के लिए बहुत चिंतित हूँ मम्मी। मम्मी ने कहा। मेरी छोटी बहन के प्रति उनकी ममता उमड़ रही थी। ग्लोरी के लिए उनका चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक था। अब उनकी आंखों में अपरिचित सा भाव दिखाई दे रहा था। अतीत चलचित्र सा मेरे मानस पलट पर उभर रहा था। परिवार की सबसे छोटी बेटी, सबकी लाडली बेटी ग्लोरी का हित मम्मी के लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। पापा के गहरे मित्र ने अपने बड़े बेटे अक्षय का रिश्ता मेरे लिए भेजा था। दहेज विरोधी इतना संपन्न परिवार, उस पर प्रोबेशनरी अफसर लड़का, बस मम्मी की दुनियादारी का ज्ञान उनकी कोमल भावनाओं पर हावी हो गया और मम्मी ने ये रिश्ता ग्लोरी के लिए तय कर लिया। पापा के अलावा और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमेशा की तरह पापा झुक गए और बड़ी के कुंवारे रहते हुए छोटी बेटी का ब्याह हो गया। ससुराल से लौटी ग्लोरी अपनी कुंवारी बहन की भावनाओं को समझे बिना अपने वैवाहिक जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाती रही। ग्लोरी की कोई गलती नहीं थी। उसने दूसरे की भावना को समझना सीखा ही नहीं था और ना ही उसे सिखाया गया। गरिमा, गरिमा, क्या कह रही थी तुम? एकदम चुप क्यों हो गई? मम्मी के टोकने से मैं फिर वर्तमान में लौट आई। मम्मी, दूसरे की भावना को समझना हर ब्याही लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर एक को पापा जैसा सहनशील पति और परिवार नहीं मिलता। दूसरे की भावना को समझे बिना ससुराल में कोई भी लड़की तालमेल नहीं बिठा सकती। अब से ही सही ग्लोरी को सही राह दिखाइए, मैंने मम्मी से कहा। मौन हुई मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मेरी बातों की सच्चाई तौल रही थी। मम्मी, हाँ। मम्मी का स्वर बहुत धीमा था। मम्मी, याद है आपको जब हम लोग पहली बार ग्लोरी के घर गए थे? कितना दौड़ दौड़ कर वो काम कर रही थी और कितना खुश थी। लेकिन एकांत मिलते ही आपने उसे समझाया था, ग्लोरी, सारा काम तुम ही करोगी क्या? अपनी ननद को भी करने दो।
और साड़ी के पल्ले को पिन से बालों में क्यों रोक रखा है? अरे पल्ला सिर से गिरता है तो गिरने दो, अभी से अपने पैर जमाना स्टार्ट करो, नहीं तो बहू के बजाय नौकरानी बनकर रह जाओगे। मैंने मम्मी को याद दिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई मम्मी बोली, याद है, सब याद है, लेकिन लाख समझाने पर भी ग्लोरी कहाँ कुछ कर पाई। रोज़ रोज़ की खिटखिट से बेचारी परेशान रहती है। समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करूँ। अक्षय है कि अलग रहने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी के स्वर में ग्लोरी के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मम्मी, आपकी उस दिन की यह सलाह ग्लोरी के परिवार के बिखराव की पहली दस्तक थी, जिसकी आहट ग्लोरी नहीं सुन सकी थी। मैंने कहा, क्या? मम्मी फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी, जब किसी परिवार में कोई बाहरी व्यक्ति दखल देने लगता है तो उसी पल उस परिवार का बिखराव तय हो जाता है। मैंने मम्मी को समझाते हुए कहा, बाहरी? मैं ग्लोरी के लिए बाहरी व्यक्ति हो गई? मम्मी चौंक कर बोली, हाँ मम्मी, यही कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ग्लोरी का घर परिवार वही है, ग्लोरी वहाँ रह रही है और वही बेहतर समझ सकती है उसे वहाँ कैसे रहना चाहिए, परंतु वो अपने विवेक से नहीं, आपके बताए रास्ते पर चलती है। इसीलिए अपनी शादी के 4 साल बाद भी वो अपने परिवार को पूरी तरह अपना नहीं पाई है। कुछ पल के मौन के बाद मम्मी बोली तो उनकी आंखें नम हो आईं। ग्लोरी बहुत भोली है, वो कुछ समझ नहीं पाती। मम्मी, आप उसका भला चाहती हैं तो उसे उसके हार पर छोड़ दीजिए। अक्षय है ना उसे राह दिखाने के लिए। मम्मी, अक्षय अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात यह कि वो ग्लोरी को बहुत प्यार करता है। एक बार उसे उसके हाल पर छोड़ कर देखिए। तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं तो उसका कहते कहते गला भर आया। उनकी आंखों से गर्म आंसू टपक रहे थे। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, कहते हुए मेरा भी गला भर आया था। मम्मी ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा कर कहा, नहीं गर्मा, आज तुमने मुझे सही आईना दिखाया है। मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। जाने कब तक हम माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रहीं। दिल के तार दिल से जुड़ते गए और उस खारे जल के साथ मन की परतों में छिपे सारे गिले शिकवे बह गए। अब मन का आईना धुलकर चांदी सा चमकने लगा था, मानो नव प्रभात के आगमन की सूचना दे रहा हो। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी कि किसी भी माँ बाप को अपने बेटी के परिवार के बीच में नहीं भूलना चाहिए। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।